नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार और आज उसका है लेक्चर नंबर 12 और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का और फिर ये जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए जानते हैं कि आज के लास्ट लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी तक हम लोगों ने चर्चा करी थी, अधिकारों की चर्चा करी थी। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। पर अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, कुछ ड्यूटीज भी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब हमारे भारत के संविधान में कब कर्तव्यों को जोड़ा गया, वो कौन कौन से कर्तव्य हैं और बाद में और आगे उनमें कौन से कर्तव्य जोड़े गए, और ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जो और जोड़े जाने चाहिए। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले बात करते हैं कर्तव्यों का अर्थ क्या होता है, कर्तव्यों का मतलब क्या होता है। अगर मैं कर्तव्यों को कहता हूं तो मैं कहता हूं ड्यूटीज। ओके, और ड्यूटीज वो है जो काम मुझे करना ही है। ओके, जैसे कि यहां पर मैं आता हूं, मुझे पढ़ाना है, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे ये करना ही है। तो कर्तव्य या ड्यूटीज वो होती है जो आपको करनी है, वो नेचुरली आपकी है कि वो आपको करना ही, उसमें कोई पूछताछ नहीं करनी, कोई मन में शंका डाउट होनी ही नहीं चाहिए, वो आपको काम करना ही है। आज आपका प्रथम जो कर्तव्य है, वो प्रथम कर्तव्य आपका क्या है, आपको मन लगा करके ईमानदारी से पूरी पढ़ाई करनी, ये आज आपका कर्तव्य है। माता पिता की, गुरुजनों की, अपनों से सभी बड़े जो हैं उन सभी से आदर सम्मान से बात करना, उनकी इज्जत करना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। ये कोई बताएगा नहीं आपको बेटा कि ये बड़े हैं इनके पैर छुओ, जाओ बेटा ये बड़े हैं इनसे बहुत इज्जत से बात करो, नहीं, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। जितने भी आपसे छोटे हैं उन सब के प्रति एक प्रेम, एक स्नेह भावना से आप उनके साथ लगे रहें, उनके साथ काम करें, ये भी आपकी एक ड्यूटी है, ये भी एक आपका कर्तव्य है। आप देश के सभी नागरिकों को, सभी भारतीयों को अपना भाई बहन समझे और उनके साथ उसी प्रकार का बर्ताव करें, यह भी आपका कर्तव्य है, यह भी आपकी ड्यूटी है। आप वो सारे काम करें जिससे कि देश ऊंचाइयों को छुए, यह भी आपका कर्तव्य। तो कर्तव्य वो उन चीजों के लिए हम कह रहे हैं जो कि हमारी ड्यूटीज हैं, वो हमें काम करने ही हैं, चाहे कोई बताए या कोई ना बताए। ओके, अब जैसा कि अब मैं रेगुलर आऊंगा, कोई मुझे ये तो कहेगा नहीं सर वीडियो रिकॉर्ड कर दो, सर वीडियो रिकॉर्ड कर दो, सर पढ़ा दो। अरे भाई, आए मैं पढ़ाने के लिए रहा हूं, ऑफकोर्स सी बात है, मुझे पता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मुझे पढ़ाना है। रोज पूछना क्या, रोज बोलना क्या, वो काम है, वो मुझे करना ही है। तो अब भारत के संविधान में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि कर्तव्यों की इंपॉर्टेंस है क्या। देखिए, कार्ल मार्क्स को आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। कार्ल मार्क्स एक बहुत गजब के व्यक्ति हैं, ठीक है, थे मतलब है तो नहीं, ठीक है, बहुत गजब के व्यक्ति हैं और दुनिया में मजदूरों के लिए, शोषित वर्ग के लिए काम करने के लिए काफी फेमस हुए और एक विचारधारा चला करती थी पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद की विचारधारा चला करती थी और उस पूंजीवाद की विचारधारा में यह था कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो प्राइवेट कंपनीज का बोलबाला रहेगा और वो प्राइवेट कंपनी का जो मालिक है वो मजदूरों का शोषण करेगा। तो उसके लिए उसके विपक्ष में विचारधारा लेकर क्या है, समाजवाद, कार्ल मार्क्स। ये अपन लोग चैप्टर 1 के लेक्चर 2 में जब सोवियत संघ की चर्चा करी थी तब मैंने आप लोगों को बताया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो कार्ल मार्क्स ने एक सभा में 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ बुलाया गया। उस संघ का नेतृत्व जो किया वो कार्ल मार्क्स ने करा और वो इसलिए बुलाई गई थी जहां पर कि जिससे क्या हो, लोगों में जागरूकता आए समाजवाद के प्रति और लोग समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके प्रति जाग सके। उन्होंने यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही और ये इंटरेस्टिंग बात इतनी इंटरेस्टिंग बन गई कि आज तक यूपीएससी ने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है, आज तक इसका पीछा यूपीएससी ने भी नहीं छोड़ा। अब क्या कहा गया, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। क्या कहा है, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार भी नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार भी नहीं। ये जो कैंसिल का साइन लगा है इसका मतलब है नहीं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा उसको पूरा। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। और ये इतना फेमस हुआ कि गजब का फेमस हुआ और आज तक हमारी यूपीएससी तो इसको पकड़ के बैठा हुआ है। हमेशा जब भी कोई ऐसे का टॉपिक मिलेगा, कुछ नहीं मिला तो बोले ये डाल दो, कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस है। मतलब यूपीएससी के लिए तो महात्मा गांधी जी और कुछ ऐसे पॉइंट्स बहुत फेमस है, वो यूपीएससी यूज करता ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको लोगों ने पढ़ लिया पर इसको समझने की आवश्यकता थी। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसमें कहना क्या चाहते हैं कार्ल मार्क्स कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। देखिए, अधिकार का मतलब क्या होता है, वो चीज है जो कि आपके लिए जरूरी है, जो आपको मिलना चाहिए, आपका दावा है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी
कि जो जरूरी है ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ओके, वो अधिकार है। और कर्तव्य मैंने क्या बताया, कर्तव्य वो है जो कि आपको काम करना ही है, ये वो है जो कि आपको मिलना ही चाहिए, जिस चीज का आप दावा कर रहे हो वो चीज आपको मिलनी चाहिए, और ये वो है जो कि आपको करना ही है। दोनों में अंतर को समझिएगा। अधिकार अपना है, मतलब मुझे मेरा है, वो मुझे मिलना चाहिए, अपना मुझे मिलना चाहिए, ओके, ये है। और कर्तव्य क्या है, कर्तव्य वह काम है जो मुझे करना ही है, चाहे कोई बोले या ना बोले, ओके। जैसे कि एक माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, वो कर्तव्य, उनको किसी ने बोला नहीं, ऊपर से वो गौन ला करके बोला नहीं, देख बेटा तेरे घर में लड़का हो गया लड़की हो गई, इसको बहुत अच्छे से परवरिश दी, नहीं, माता पिता अच्छे ही संस्कार देते हैं, ठीक है। पर मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार से जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माता पिता को किस प्रकार से घर से निकाल देते हैं। ये भी उनका कर्तव्य है कि वो माता पिताओं की सेवा करें, ठीक है, पर शायद वो भूल जाते हैं। तो हमारे कर्तव्य वो काम है जो हमें कोई ना बताए तो भी वो हमें करने होते हैं। तो अधिकार वो दावा है जो मुझे मिलना चाहिए, और कर्तव्य वो काम है जो मुझे करने हैं, चाहे कोई बताए या ना बताए। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। भाई हमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अधिकार ही अधिकार मिले, वहां पे कर्तव्य भी होना चाहिए, और कर्तव्य के बिना अधिकार भी नहीं। अब इसका तात्पर्य, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूं, मैं किसी एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने के लिए जाता हूं, मुझे वहां पर यह कहा गया कि सर आप क्लास में जाइए और अगर आपको जितनी मन हो ना आप जिन बच्चों को चाटे मारना चाहते हो मारो, ये आपका पूरा पूरा अधिकार है, ये दावा है आपकी तरफ से, आप मारो, खुली छूट है आपको, चाहे तोड़ दो बच्चों को, ठीक है, उनकी हड्डियां बाहर निकाल दो, ये आपकी पूरी छूट है। ये क्या है, मुझे अधिकार दे दिया गया। पर अगर मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊं, मेरा मेन काम क्या, पढ़ाने जाना, मारना थोड़ी मेरा मेन काम है, मेरा मेन काम है पढ़ाना। तो अब मैं पढ़ाना तो भूल गया, पर बस मैं अपने अधिकार को दिखा रहा हूं कि नहीं मैं तो बच्चों को मारूंगा, नहीं मैं तो बच्चों को मारूंगा, मैं तो मारूंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरा अधिकार है बच्चों को मारना, ओके। तो वहां पर अधिकार क्या है, अधिकार के बिना कर्तव्य, पहली बात यहां पे सुनना, ये दूसरा कर्तव्य के बिना अधिकार। अभी क्या है, मेरे पास अधिकार है पर मैं अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा हूं। अब दूसरी सिचुएशन देखो, मुझे वहां का डायरेक्टर ये कह देता है कि सर आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना, बच्चा आपके मुंह पर आकर के चाहे शाय फेंक दे, बच्चा चाहे आपके कॉपी फेंके, बच्चा आपको चाहे कुछ बोले, कुछ गलत बोले सही बोले, आपको उसको बिल्कुल ना तो डांटना है, ना क्लास से बाहर निकालना है, ना मारना है, कुछ भी नहीं करना। अब वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य पे काम कर रहा हूं। मेरा कर्तव्य पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, पर मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है। जो बच्चा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है मैं उसको भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, तो ये तो गलत बात है ना भाई। पहले वाले कंडीशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ अधिकार ही अधिकार थे, कर्तव्य नहीं था। और दूसरी वाली जब केस आया, जब मेरे साथ गलत हो रहा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। दोनों ही सिचुएशंस गलत है। जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अधिकार है, बच्चों को मार सकता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, तो मैं कर्तव्य को भूल चुका हूं, मैं सिर्फ बच्चों के साथ मार रहा हूं, जो कि बच्चों को गलत है, बच्चों के लिए गलत है, क्योंकि बच्चे यहां पर क्यों आए हैं, बच्चे तो पढ़ने के लिए आए। और जब दूसरी ये बात कहेगी कि सर आप तो अपना कर्तव्य निभाइए, बच्चों को ना तो मारना है, चाहे बच्चे आपको गलत बोले, बच्चे आपके साथ बदतमीजी करे, बच्चे आपके साथ कितना ही गंदा व्यवहार क्यों ना करे, आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते, तो वहां पे मेरे पास अधिकार नहीं, फिर वहां मेरा आत्मसम्मान है वो पूरा हो जाएगा। तो बस कार्ल मार्क्स यही कहना चाहते हैं कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। तो आपको अधिकार भी मिले और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं होने चाहिए और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार से जब एक मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, आप उसका कर्तव्य तो आप उसे दे रहे हैं कि वो काम कर रहा है, आप उसे अधिकार नहीं दे रहे। अधिकार क्या है कि उसको एक छुट्टी भी मिलनी चाहिए, ठीक है, महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में एक उसे छुट्टी भी मिलनी चाहिए, ठीक है, उसका समय के साथ इंक्रीमेंट भी लगना चाहिए, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है तो उसकी तबीयत के लिए भी आप थोड़ा बहुत खर्चा करो, ठीक है, उसका ध्यान भी रखो। ये उसके अधिकार भी हैं कि भाई उसका थोड़ा सा पावर है कि हाँ नहीं मेरे मालिक बहुत अच्छे। तो अधिकारों के बिना कभी कर्तव्य नहीं मिलना चाहिए और कर्तव्यों के बिना कभी भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस बात से मैं आपको यह कह सकता हूं कि अधिकार और कर्तव्य, ये जो दोनों शब्द है ना, ये दोनों शब्द अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे आप बांट नहीं सकते, जिसे आप अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अधिकार ही दे दें, सिर्फ और सिर्फ हम किसी व्यक्ति को अधिकार ही दे दें तो वो कर्तव्य नहीं करेगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ हम किसी व्यक्ति को कर्तव्य दें, अगर उसको अधिकार नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर वो कर्तव्य भी अपना सही से नहीं निभा पाएगा। ओके, तो यहां पर हमें दोनों की जरूरत होती है, हमें अधिकारों की भी जरूरत होती है, हमें कर्तव्यों की भी जरूरत होती है। परंतु जब भारतीय संविधान बन रहा था और 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ, तो उस समय संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि हमें
कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य देखिए, दो लोगों की बात हो रही है, एक कर्तव्य राज्य के हैं और एक कर्तव्य नागरिकों के। ओके, एक कर्तव्य राज्य के हैं और एक नागरिकों के। नागरिकों के कर्तव्यों के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया जब भारत का संविधान लागू हुआ, पर जो राज्य के कर्तव्य हैं वो तो कहां जोड़ दिए गए थे? डीपीएसपी में जोड़ दिए गए थे। कहीं ना कहीं वो कर्तव्य ही तो थे, ड्यूटीज ही तो थी कि हाँ भाई आपको ऐसा करना है, आप ऐसा करिएगा। अब भाई आपका कर्तव्य है मन लगा कर भी पढ़ना, अब आप ना करो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मत करो भाई, वो उसका रिजल्ट आपको समय के बाद मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे हो रहा था, अगर आप ऐसा काम करोगे तो जनता खुश होगी और जनता खुश होकर के आपको वापस चुनाव में लेकर के आएगी, आपको सरकार में बिठाएगी। तो राज्य के जो कर्तव्य हैं वो तो डीपीएसपी में डाल दिए, पर नागरिकों के नहीं डाले। और ये माना गया कि देखिए कर्तव्य ऐसी चीजें हैं जो किसी के ऊपर हम थोप नहीं सकते, वो तो मन से ही इंसान करना चाहिए, ठीक है, वो तो मन से। आज मैं आपको चाहे कितना ही मोटिवेट कर दूं, मैं चाहे आपको कितना ही समझा दूं, पर जिस दिन तक आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी ना कि नहीं यार अब तो मन लग चुका है कि बस अब तो पढ़ना है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये कर्तव्य आप पे थोप नहीं सकता कि बेटा ये करो ही, ठीक है, ये करो तभी आप सफल होगे, नहीं, जब आपका मन होगा तभी होगा। कोई मुझे ये कहने नहीं तू तो पढ़ाई, अब चाहे मुझे इच्छा ही नहीं मेरी पढ़ाने की, आज नहीं मैं तो कल पढ़ाऊंगा। तो जब तक क्या है कि कर्तव्य तब तक सही से, निष्ठा से, ईमानदारी से नहीं होंगे तब तक कि हमारा मन नहीं है। तो संविधान निर्माताओं का यही मानना था कि अधिकार देना आवश्यक है, क्योंकि अधिकार अगर नहीं दिए तो समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, समाज में जो असमानता है वो असमानताएं बनी रहेंगी, उनको समानताओं में परिवर्तन करने के लिए हमें अधिकार लाने होंगे। और कर्तव्य तो ऐसी चीज है कि व्यक्ति खुद मन से ही करे, और मन से करेगा तो ही सफल होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और अगर आप देखेंगे जो ज्यादातर लोकतांत्रिक देश रहे, अगर आप बात करते हैं जर्मनी की, आप बात करते हैं अमेरिका की, ठीक है, अलग अलग देशों ने किसी ने भी अपने संविधान में कर्तव्यों की चर्चा नहीं करी, किसी ने भी कर्तव्यों की चर्चा नहीं करी। एक जापान ने जरूर कर्तव्यों के लिए बात रखी थी कि भाई ये कर्तव्य जापान के नागरिकों के होंगे और उनको निभाना ही होगा। तो जब शुरुआत में संविधान में नहीं लिखे गए कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं लिखी गई और माना गया कि ठीक है इसकी आवश्यकता नहीं है, आप चलने दीजिए, इट्स इनफ, ओके। परंतु धीरे धीरे सरकारों को महसूस हुआ कि कर्तव्य तो होने चाहिए, ड्यूटीज तो होनी चाहिए, जैसे कि कार्ल मार्क्स कह के गए कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, दोनों अविभाज्य हैं, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। भाई अविभाज्य या अलग अलग का मतलब यह है कि जैसे आपका और मेरा रिश्ता अविभाज्य, अलग नहीं हो सकता, मेरे बिना आप अधूरे हो और आपके बिना मैं अधूरा हूं। मतलब क्या है कि अगर आप नहीं रहोगे तो मैं वीडियोस किसके लिए रिकॉर्ड करूंगा, और मैं नहीं रहूंगा तो फिर आप पढ़ोगे किससे? वैसे आप तो और किसी से भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, पर हम तो अधूरे हैं आपके बिना, ठीक है। तो आपका और हमारा जैसा संबंध है टीचर और स्टूडेंट, मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध होता है ना, बस वैसा ही संबंध अधिकार और कर्तव्यों के बीच में है कि भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही है, जुड़े हुए हैं। तो समय के साथ ये देखा गया कि हमें कर्तव्य जोड़ने चाहिए। फिर 1975 में भारत में लगाई गई आपातकाल, ठीक है, जून में 25 जून 1975 को लगाई गई, रात के समय में लगा दी गई आपातकाल। और जब आपातकाल लगी, आपातकाल के लिए ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो समय तानाशाही वाला वक्त हमें देखने को मिला इंदिरा गांधी जी का। देखिए इंदिरा गांधी जी ने काफी सामाजिक कार्य काफी करे, ऐसी बात नहीं है, पर काफी लोगों का मानना था कि वो थोड़ा सा तानाशाही वाला समय था और काफी अधिकारों को रोक दिया, न्यायपालिका पे काफी रोक लगा दी, तो थोड़ा सा समय वैसा था। तो 1975 के इस दौर में आकर करके 1975 से 77 तक आपातकाल का दौर लगा रहा। आपातकाल क्या होती है हम लोग चैप्टर 1 में जान चुके हैं। आपातकाल का दौर लगा के रखा। उसी के बीच में 1976 में एक समिति का गठन करा गया। समिति किसके लीडरशिप में थी? सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह थी, ये समिति का गठन करा गया। ये समिति या ये कमेटी बनाई गई, कब बनाई गई? 1976 में। इनको यही कहा कि मौलिक कर्तव्यों को लेकर के आप अपनी बात रखिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंप करके ये बोला कि हाँ, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, एक अलग से ही भाग, एक अलग से ही पार्ट मौलिक कर्तव्यों का होना चाहिए। तो बोले ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक अधिकारों का सुझाव दिया था कि वे 8 मौलिक अधिकार आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 8 मौलिक अधिकार आप जोड़ दीजिए। और परंतु इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 10 मौलिक अधिकार उस समय, सॉरी मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, अधिकारों की बात नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 8 मौलिक कर्तव्यों के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़िए, परंतु इंदिरा गांधी जी ने 10 जोड़े। अब इनकी जो 3 बातें हैं उनको काट दिया, स्वर्ण सिंह समिति की 3 बातों को काट दिया। 3 बातों में से पहली बात तो ये बोली, स्वर्ण सिंह समिति ने यह कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए संसद क्या करे? दंड
या सजा का प्रावधान करे, उसको कोई ना कोई दंड दे या सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए, जिससे कि उसे पता रहे कि वो अपना कर्तव्य निभाए। दूसरा कहा गया कि इसमें न्यायपालिका का रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात यह कही गई कि कर की अदायगी मतलब हमें टैक्स पे करना है, इसको भी क्या करा जाए, मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए। ये इन तीनों बातों पर इंदिरा गांधी जी नहीं मानी। इंदिरा गांधी जी ने 10 जो अपने मौलिक कर्तव्य उन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। अब पहले आइए ये जान लेते हैं कि वो 10 मौलिक कर्तव्य कौन से थे और फिर आगे अपन अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है कि संविधान का पालन करें। यह बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो जाता है कि हम हमारे देश के संविधान का पालन करें। पर मुझे दुख एक राजनीति विज्ञान का शिक्षक होने के नाते, टीचर होने के नाते दुख मुझे तब होता है जब हमारा देश का युवा कॉलेज पास करके निकल जाता है पर उसे ना तो अपने मौलिक कर्तव्य पता है, ना उसे अपने मौलिक अधिकार पता है। उसको संविधान में क्या लिखा है उसे कुछ भी नहीं पता। उसको यह भी नहीं पता कि हमारे देश में जो प्रधान पोस्ट पे बैठा है, जो सर्वोच्च पोस्ट पे जो बैठे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वो किस प्रकार से निर्वाचित होकर के जा रहे हैं। तब दुख होता है, तब चोट लगती है सीने पे कि हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे देश का युवा उसी देश के कानून को, उसी देश के सर्वोच्च विधान को नहीं जानते। ठीक है, इसीलिए मैं तो कहता हूं कि सरकारों को एक बार कंपलसरी कर देना चाहिए कि एक तो 6 to 12 में संविधान पढ़ाए और दूसरा एटलीस्ट सबको 2-2 साल की यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए, सबको भेजना चाहिए। और लेजेंडरी टीचर्स है, जो देश के लेजेंडरी टीचर्स हैं, उनसे यूपीएससी की तैयारी करवाई जानी चाहिए, जिससे कि इनके सबके मन में जो भेदभाव, अलग अलग समुदायों के लिए भेदभाव है या हम अलग अलग चीजों के विचार रखते हैं, उन सबसे हट करके हम राष्ट्र के विचारों के लिए सोच सके। तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्श और उसकी संस्थाएं। तो संविधान के जितने भी आदर्श हैं, आइडल्स हैं, उन सबका संविधान में जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके अलावा जितने भी भारतीय निर्वाचन आयोग, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं बनाई गई हैं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इन सबका हमें क्या करना है, आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। ये हमारे क्या है, एक मौलिक कर्तव्य। दूसरा ये कहा गया कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जब हमारे देश में हुआ, उस राष्ट्रीय आंदोलन से हमें प्रेरित होकर के उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। तो आंदोलन के समय क्या है कि जो बिल्कुल उच्च आदर्श, हाई आइडल्स, कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये है बिल्कुल, क्योंकि हम आंदोलनों से हमने देखा है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उन जो सीख हमने ली है उनको हम हमेशा क्या करें, दिल में संजोए करके रखें और उनका पालन करें। तीसरी बात कही गई कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यह हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी क्या होती है आप सभी जानते हैं, देश की एकता को और देश की अखंडता को हमेशा उसकी रक्षा करें। हम कभी भी देश के लिए ऐसा काम ना करते कि उससे देश क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाए या खंड खंड में बढ़ जाए, देश की एकता टूट जाए। देश की एकता टूटने का मतलब भी क्या है कि हम सभी मिलजुल करके रहें, हम किसी धर्म जाति में विभेद ना करें, हम अलग ना करें, नहीं तो उससे भी देश की एकता को खतरा होता है। फिर कहा गया कि देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। यह बात कही गई कि भाई देश की आपको रक्षा करनी है और राष्ट्र की सेवा करें। यहां पर एक बात जोड़ लीजिएगा, जब भी आपको बुलाया जाए, आह्वान किया जाए, ठीक है, तो आपको राष्ट्र की सेवा भी करनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि आप देखिए कि कोरोना के समय में काफी लोगों ने अपने ईमान धर्म से ही लोगों की सेवा करिए, आटे के कट्टे जो आते हैं वो पहुंचाए, खाने पीने का सामान पहुंचाए। तो देश की सेवा भी करनी है, तो देश की रक्षा भी करें और राष्ट्र की सेवा भी हमें हमेशा करनी है। फिर कहा गया भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारा की भावना का निर्माण करें। तो हम सभी लोग, सब में क्या है, समानता है, समरसता की भावना का प्रचार प्रसार करें। हम खुद सबसे पहले तो क्या है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि आप पूरी दुनिया को जैसा देखना चाहते हैं वैसा खुद बन जाइए। तो सबसे पहले तो आप एक इक्वल बन करके देखिए। आप लोगों को स्कूलों में वो शपथ दिलाई जाती हो कि हम सभी भारतीय भाई बहन हैं। अब उसमें एक थोड़ा सा जो ट्विस्ट है या जो थोड़ा सा समस्या बच्चों को नजर आती है, तो कोई उसमें भाई नहीं बोलता है, कोई उसमें बहन नहीं बोलता है, बोले नहीं ऐसे कैसे, ठीक है, सभी मेरे अगर भाई बहन बन जाएंगे तो फिर मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं विवाह जिससे करूंगा वो मेरी बहन थोड़ी कहलाएगी या वो मेरा भाई थोड़ी कहलाएगा। ठीक है, वैसे जिस उम्र में आप ये हो, जिस उम्र में आप भी हो ना, उस उम्र में आपको ये विचार आने ही नहीं चाहिए। ओके, उस उम्र में आपको ये विचार आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये नहीं कहा गया था कि अगर आप आज शपथ खा लेंगे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ओके, और उसके बाद आप शादी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा विचार नहीं है। यहाँ पे हम सभी भारतीय भाई बहन, वो इस दृष्टि से दर्शाया गया है कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो,
किसी भी क्षेत्र का हो, कोई सी भी भाषा बोलता हो, कैसा ही रंग हो और कैसी ही आर्थिक स्थिति हो, वो सभी मेरे भाई बहन है। ठीक है ना, वो सभी मेरे भाई बहन है। सभी जो भारतीय हैं वो सभी क्या है, मेरे भाई बहन है। यहां से सभी भारतीयों में एक समानता लाने की बात होती है। यहां पे किसी को विवाह करने से नहीं रोका जाता है कि नहीं नहीं भाई, अगर आज तुमने सबको बहन मान लिया तो आज क्या तू शादी किससे करेगा। ओके, तो अब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग भी ऐसे रुकते हैं क्या कि नहीं नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं आज ये यहाँ ऐसा रुक जाऊंगा। ठीक है, अगर रुकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सभी में क्या करें, समरसता का भाव लाए, मतलब हम सबसे पहले हम खुद सबको इक्वल समझे, बराबर समझे, और सब में भाईचारा की भावना के निर्माण करें, और हम सब में कोशिश ये करें कि हम सब में भाईचारा फैला सके। ठीक है भाई, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, कोई सी जाति का हो सब बराबर है, कोई सी लिंग का हो हम सब बराबर है, एक समान है। तो सब में भाईचारे का निर्माण भी हमें करना चाहिए। देखिए, मैं एक पर्टिकुलर में अपनी विचारधारा अगर मैं बताता हूँ, मैं अगर कुछ मानता हूँ, आप जीवन में खुद में सुधार करिए। ठीक है, आप खुद को बेहतरीन बनाइए। मैं दुनिया को ज्ञान देने में विश्वास नहीं रखता हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं वहां बैठ करके लंबा चौड़ा ज्ञान दूँ, हाँ भाई सब एक हो जाओ, ये हो जाओ, अलाना फलाना ढीम का, नहीं। मुझसे जितना बन पाता है मैं करता हूँ। मैं जीवन में एक सोच लेकर के चलता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं जीवन में किसी की सोच नहीं बदल सकता। अगर उस व्यक्ति की सोच किसी की जाति के प्रति गलत है तो गलत ही रहेगी, मैं नहीं बदल सकता हूँ। किसी की सोच किसी लिंग, महिलाओं के या लड़कियों के प्रति गलत है तो गलत है, मैं नहीं बदल सकता। या उसकी सोच धर्म के प्रति, किसी धर्म के प्रति गलत है तो गलत है, मैं नहीं बदल सकता। मैं कोशिश भी नहीं करता हूं किसी व्यक्ति को इतना समझाने की, नहीं बेटा गलत है ये सब कुछ है, नहीं कर रहा तो ठीक है भाई, आपको देश का संविधान लागू है, उस संविधान के अनुसार भी आपको कुछ ना कुछ तो सजा का प्रावधान कुछ होगा अगर जिस दिन आप कुछ ऐसा करते हैं, और नहीं तो फिर बाकी ऊपर वाले से तो कोई बच नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसके दरबार में सब समान है, वहां सब एक बराबर है। फिर जिस दिन उस वहां जाना है ना, सबको जवाब देना होगा कि हाँ भाई तूने कैसे भेदभाव करा, तूने कैसे अत्याचार करा उसके ऊपर। ठीक है, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सा लिंग, अरे तुम सब हमारी तो संतान हो। हाँ, और एक भाई बहन में कैसा फिर तुमने भेदभाव पैदा कर दिया। मैं कभी समझाने की नहीं कोशिश नहीं करता। मुझसे कभी कोई ऐसे पार्टियों के नाम पर बात करता है ना, बीजेपी अच्छी, मैं हाँ बहुत अच्छी है, मैं बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा जाए बोले मैं कांग्रेस भी बहुत बढ़िया, कांग्रेस। तीसरा जाए आम आदमी, अरे मैं आम आदमी पार्टी भी बढ़िया। मुझे लड़ना, मुझे झगड़ना नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बिल्कुल उसके प्रति एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है, कट्टर हो चुका है। नहीं यही पार्टी बढ़िया है, या हमारा ही धर्म बढ़िया, हमारी जाति बढ़िया। बोल ले बेटा, तेरे बोलने से ना तो मैं कुछ जो मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। ठीक है, और जो लोग पार्टियों के नाम पे लड़ते हैं, मैं उनको सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा बेवकूफ मानता हूं। वो क्यों मानता हूं, क्योंकि यार एक बात बताओ, चलो मैंने ये कह दिया, मेरे सामने कोई बीजेपी का व्यक्ति बैठा, मैंने बोला हाँ बीजेपी बढ़िया, कांग्रेस का बैठा, मैंने बोलते हाँ कांग्रेस बढ़िया, आम आदमी पार्टी का बैठा, हाँ आम आदमी पार्टी। हाँ बढ़ दो, मैं वोट किसको देकर के आऊंगा तो मुझे ही पता है ना, और किसको देना है ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसी से झगड़ने की, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मैं उनकी सोच नहीं परिवर्तित करता, और ना मैं कभी कोशिश करता भी नहीं। ठीक है, मैं लेक्चर्स में आप लोगों को इतना समझाने की कोशिश इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बेहतर व्यक्ति और एक बेहतर इंसान बने। हम हमेशा ज़्यादा बार हम ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हम हमारे मुद्दों को लेकर के सोचते हैं, हम दूसरों को लेकर के नहीं सोचते। हम हमारी परिस्थितियों को लेकर के सोचते हैं, अरे यार देश में ऐसा हो रहा है, ये है वो है, ये तो बेकार है, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सिर्फ हमने हमारी बात सोची है, हमने सामने वाले अपोजिट्स की नहीं सोची। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कभी किसी को समझाने की कोशिश भी नहीं करता। और काफी लोग ऐसा भी मान लेते हैं, हाँ हाँ नहीं मनीष कुछ नहीं बोल रहा, तो वो भी हमसे समर्थन में। अरे मैं समर्थन में ही हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगासी है, सभी धर्म बढ़िया है, सभी जातियाँ बढ़िया हैं, सभी पार्टियाँ बढ़िया हैं, सब कुछ बढ़िया। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ तो मैं मेरे देश के संविधान पे विश्वास करता हूँ। मुझे सच में एक प्राउड फील होता है मेरे भारत के संविधान पर कि ये वो संविधान है जिस संविधान से देश का जो सबसे वंचित तबका था ना, जिनको कभी एक स्कूल की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने दिया, मंदिरों की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने दिया, महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, अन्य अलग अलग प्रकार के भेदभाव हुए, उन सभी भेदभाव को खत्म कर करके आज देश के सर्वोच्च पदों पर वो लोग पहुंच पा रहे हैं, वो अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, वो ड्रीम को पूरा कर पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं भारत का संविधान कमजोर, मैं कहता हूँ भारत के संविधान जितना अगर कोई मजबूत संविधान दुनिया में नहीं है। उसने कमजोरों को ताकत दे दी, शायद इसलिए कुछ लोगों को भारत का संविधान कमजोर लगता है या बेकार लगता है। पर मैं सच में भारत के संविधान के निर्माताओं को, उन सभी को बारंबार सल्यूट करता हूं। और बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई तुम क्या है, सब बढ़िया है, सभी धर्म के लोग अच्छे हैं, सभी जातियों के, सभी पार्टी, महिला पुरुष सब बढ़िया। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मेरा जो मैं जिसके साथ खड़ा हूं वो व्यक्ति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, फिर वो चाहे किसी जाति से लिंक करे,
चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो कोई सी धर्म का हो, कोई सी पार्टी को समर्थन करे। और मैं जहां तक कोशिश ये करता हूं कि मैं कभी भी जीवन में ना तो बार बार मैं अपनी कास्ट का उल्लेख करता हूं, ना धर्म का उल्लेख करता हूं, ना मैं जाकर के बीच में ढिंडोरा पीटता हूं कि मैं इस पार्टी को हूं। नहीं, जहां हमारे पर्सनल जो रिलेशंस है ना, वो रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। ये बाकी सब बात की बात है, ठीक है। ओके, तो आप अपने देश से प्यार करिए, अगर प्यार ही करना है तो देश से प्यार करिए, प्यार करना है तो मानवता से प्यार करिए, और प्यार करना है तो भारत के संविधान से प्यार करिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले समरसता खुद में विकसित करिए और भाईचारा विकसित करिए। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। भारत की जो संस्कृति है वो काफी गौरवशाली है, ठीक है। तो उस संस्कृति की जो है उसको हम समझे, उसका महत्व समझे और उसका पालन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। इसमें पेड़ पौधे नहीं काटने हमें, ठीक है। जो नदियों में हम प्रदूषण करते हैं वो प्रदूषण भी हमें नहीं करना, ठीक है। हम चलते हुए कहीं पर भी कुछ फेंक देते हैं, हमें वो भी नहीं करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमेशा हमें जो कुछ भी करना है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना है। क्या करना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना है। हमें कभी भी है ना एक इलॉजिकल बात को सपोर्ट नहीं करना। जैसे कि काफी समय तक भारत में चलता हुआ आया कि नहीं नहीं, इस जाति के लोग हैं, ये अछूत हैं, ठीक है, ये अनटचेबल्स। इसमें कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है भाई? ये महिला है, नहीं नहीं, ये इस समय पे अपवित्र हो जाती है, ये गलत। कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। या कहीं पर रंग के आधार पर भेदभाव पैदा कर दिया गया अमेरिका, कौन सा दृष्टिकोण आप अपना रहे हो? या ये गुलाम है इसलिए ये गलत है, इसको हटाओ। तो ऐसा नहीं है। हमें हमेशा क्या है, वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रीजन होता है ना, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानना चाहिए और मानववाद के आधार पर काम करना चाहिए। मतलब मानवता को ही हमें सबसे टॉप पर रखना चाहिए। अभी मैं रिकॉर्ड करने से पहले ही एक भगवान बुद्ध की स्टोरी सुन रहा था, और उस स्टोरी में एक भगवान बुद्ध एक व्यक्ति को देखते हैं। वो व्यक्ति बार बार में, सर्दी का मौसम था और बार बार में नदी में छलांग लगाता, फिर आता, फिर छलांग लगाता, फिर आता, फिर छलांग लगाता। भगवान बुद्ध उसके पास गए, बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोला आप बार बार में, अगर आपको स्नान करना है तो एक बार लगा ली छलांग। बोले बहुत है, आप बार बार में सुबह इतने ठंड में और इतनी भयंकर ऐसे इंसान हिल जाए और आप इतनी बार। तो वो कहता है, बोले है महात्मा, मैंने क्या करा है कि मैंने ये देखा कि मैं 100 बार स्नान करूंगा। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया। बोले ऐसा क्यों? बोले वो मुझे मेंढक ने अपवित्र कर दिया। तो बोले अच्छा, तो बोले मेंढक ने कैसे अपवित्र कर दिया? बोले वो मेरे पैर के नीचे आ गया तो मैं अपवित्र हो गया। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले महात्मा जी आपको पता नहीं, मेंढक तो अपवित्र है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भाई प्रूफ कर, मेंढक कैसे अपवित्र है? बोले महात्मा जी प्रूफ क्या करना है तो है। तो भगवान बुद्ध कहते बोले ऐसा कैसे यार, है तो है क्या, प्रूफ तो करना कि भाई वो बोले महात्मा जी इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो हम लोग क्या है, काफी बार ऐसी चीजों पे विश्वास कर लेते हैं कि बस जो है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें अपो दीपो भव, ऐसा उनका कुछ एक श्लोक है, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। वो ये कहते हैं कि आप किसी की बात, आप मैं भी कहता हूं, आप मेरी बात मत मानो, बिल्कुल भी मत मानो। इसलिए मत मानो मनीष सर पढ़ा रहे हैं, मनीष सर हमारे टीचर है इसलिए माने, नहीं। जो मैं कह रहा हूं आप उस पर विचार करो, आप उस पर मंथन करो, उसको सोचो, मेरी बात सही लगे तो ही मानो। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं ये कह दूं कि नहीं मेरी ही बात मानना, नहीं माना तो मेरे से रिश्ता तोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानिए, आपको मेरी बात भी सुनिए, दूसरे व्यक्ति की भी सुनिए, सबकी सुनिए, और फिर आपको जो अच्छे विचार लगे वो मानिए। तो भगवान बुद्ध भी ये कहते हैं कि स्वयं का दीपक स्वयं बनो, स्वयं प्रकाश करो। किसी की बात इसलिए मत मान लो कि वो हजारों सालों से वो बात चलती हुई आ रही है, मेरे माता पिता ने बोला है, मेरे गुरुजनों ने बोला है, मेरे बड़े भाई ने बोला है, मेरे दोस्त ने बोला, नहीं, कोई भी बोले उनकी बात को बड़ी विनम्रता से, शांति से सुनिए, और फिर आपको सही लगे तो आप उसको उतार लीजिए जीवन में, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है और उसी का आपको क्या करना है, विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करें। सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है वो और हिंसा से दूर रखें। तो कभी भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा आंदोलन होते हैं, सार्वजनिक हिंसा होती है, तो जो बिल्डिंग्स है उनको तोड़फोड़ कर दी जाती है, जला दिया जाता है, तो वो हमारा कर्तव्य नहीं है। उनको बचाना, उनको सुरक्षित रखना ये हमारा कर्तव्य है, और हिंसा से उनको बचा करके रखना भी हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य, 10वां मौलिक कर्तव्य है ना, ये मतलब सब चीज का सार है, सबका निष्कर्ष है, शायद हम लोगों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ही है। देखिए कैसे, अब इसको बहुत ध्यान से समझेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, आपको चाहे इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या सामूहिक पूरा एक समूह, एक ग्रुप बना करके आप कोई काम कर रहे हैं,
कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब क्या कहा है? उत्कर्ष मतलब बिल्कुल टॉप बेस्ट पर आप बेस्ट की तरफ हमेशा बढ़ने का प्रयास करें। चाहे आप इंडिविजुअल हैं और चाहे आप समूह में काम कर रहे हैं, आप हमेशा बेस्ट की तरफ क्या है? बढ़ने का सतत मतलब कॉन्टिन्यूस लगातार आप प्रयास करते रहे, कभी रुके नहीं, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब क्या कहा गया है कि भाई आप हो, मैं हूं, इंडिविजुअल जो भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, या हम समूह में काम कर रहे हैं, हम सभी ऐसी गतिविधियों में हमेशा बेस्ट की ओर पहुंचने की करें। और जब हम सब बेस्ट काम करेंगे, सब हम उत्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे, हम सब अच्छे से अच्छा काम करेंगे, तो क्या होगा? हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र नई नई उपलब्धियों को, ऊंचाइयों को छू लेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमें एक एक को हमें हमारे काम पे ध्यान देना चाहिए। मैं अच्छा पढ़ाऊं, बस मेरा ये कर्तव्य है। आप अब भी आपका सबसे मुख्य कर्तव्य, आप बेहतरीन मन लगा करके पढ़े। आपका पढ़ावा कहीं ना कहीं राष्ट्र को काम आएगा। आप अपना बेस्ट करें, आप अपना बेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा राष्ट्र फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। तो यह मौलिक कर्तव्य कहीं ना कहीं में पूरे जीवन का सार समझा देता है कि भाई आप अपने जो आप कर रहे हो ना, वो बेस्ट करो। ये मत देखो पड़ोसी क्या कर रहा है, अरे आप देखो ना आप क्या कर रहे हो। अगर आप सही कर रहे हो, बस आप लगे रहो, आप लगे रहो, ठीक है। सड़क पे किसी ने कचरा डाल दे, कोई नहीं, आप उठा करके डाल दो, आप अपना बेस्ट करो, आपको दूसरों से मतलब नहीं। तो ये जो 10 मौलिक अधिकार है, ये तो कब जोड़ दिए गए थे? 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और उस 42वें संविधान संशोधन से ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। और उस समय की इंदिरा गांधी जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार का यह मानना होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं जोड़े, वो उनकी सबसे बड़ी भूल या सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। ये जोड़ दिए जाते हैं और फिर 11वां जो मौलिक अधिकार है, ये 2002 में जोड़ा जाता है। कौन से संशोधन से? 86वां 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उससे। इसी से क्या जुड़ा था? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। और ये एक अधिकार भी दिया गया और कर्तव्य किसके लिए? माता पिता के लिए, कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो अब माता पिताओं के लिए कर्तव्य था कि भाई आप अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है, उन सभी को क्या है? शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए। ये 11 मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए। अब जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया तो कुछ थोड़ी सी आलोचनाएं भी हुई, कुछ थोड़ी सी बुराइयां भी हुई। बुराइयां पहली तो इस बात को लेकर के हुई कि आपातकाल के समय में जोड़े गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तानाशाही हमें शासन नजर आता है। आपातकाल के दौरान में नहीं जोड़े जाने चाहिए थे, आराम से बाद में हम जोड़ लेते। दूसरा, कहा गया कि ये इन 10 के अलावा और कोई मौलिक काम नहीं है। हाँ, टैक्स पे करना ये हमारा मौलिक काम नहीं है, ठीक है। देश की साफ सफाई रखना ये हमारा काम नहीं है। सिर्फ ये 10 ही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, क्या ये हमें यही करने? तो बोले जब मौलिक कर्तव्य अनगिनत है तो हमें क्या इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्पष्ट करने की आवश्यकता थी? जरूरत ही नहीं थी। जैसे मैंने कहा, कर्तव्य तो करने ही, उसमें बताना क्या है। ओके, तीसरी बात ये कही गई कि जब न्यायोचित नहीं है, मतलब न्याय के अधीन नहीं है, ठीक है भाई, आप न्याय के अधीन नहीं है तो क्या है? तो फिर कोई मतलब ही नहीं, न्यायालय जा ही नहीं सकते हैं और आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरा, कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है तो लोग मानेंगे क्यों? ठीक है, कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है तो फिर उसको लोग मानेंगे क्यों? तो ये मुख्यतः क्या हुआ, ये जो मौलिक कर्तव्य इनकी हुई आलोचना, ठीक है। पर जो जोड़ दिए गए थे सो जोड़ दिए गए और वो अभी तक चलते आ रहे हैं। और अब इनको जोड़ा कहां गया? तो 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन करा और उसे जोड़ा कहां गया? भाग 4, ठीक है, कौन सा था? डीपीएसपी वाला था। उसमें भाग 4A करके उसमें अनुच्छेद 51A या 51 का आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 51 का, बस ये एक ही अनुच्छेद और उस एक ही अनुच्छेद में 10 पहले जोड़े गए और एक बाद में जोड़ दिया गया। ये मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़ दिए गए। अब मौलिक कर्तव्य वैसे हमारे और भी अनगिनत मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। पर इसमें यह बात, इन मौलिक कर्तव्यों में जैसे सरदार सरोवर सिंह समिति ने कहा था कि वह सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम इन मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानेंगे तो भी हमारा कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई संविधान का अपमान कर दे, राष्ट्र तिरंगे का अपमान कर दे, ऐसा कर दे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, अलग अलग समय में अलग अलग कानून बने हुए, जैसे कि 1971 में एक कानून बनाया गया कि आपको जो हमारे राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गौरवान्वित चीजें हैं, संविधान, ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सब का आपको सम्मान करना है, नहीं करना है तो उसके लिए सजा का प्रावधान करा गया है। 2002 में इंडियन फ्लैग कोड आया, भारतीय झंडा संहिता आया, तो उसमें अलग अलग झंडे के बारे में पूरा सिस्टम बता रखा है कैसा होना चाहिए कैसा नहीं। तो अलग अलग समय पर
ये कर्तव्य, अगर इन कर्तव्यों से हट करके भी आप देखते हैं तो अलग अलग चीजों के लिए क्या है, कानून बना दिए गए हैं। जैसे कि प्राकृतिक की अगर आप बात करेंगे तो टाइगर्स को बचाने के लिए एक स्पेशल योजना चलाई गई, एक 1972 में विशेष कानून लेकर के सरकारें आई। तो समय समय पर अलग अलग मुद्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकारों ने काम करा ही है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे मौलिक कर्तव्य, इन मौलिक कर्तव्यों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया, ठीक है। तो 42वां संशोधन करके इसको लागू कर दिया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी बातें मैंने आपको बता दी है कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कहां से लिया गया है? ये सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। और कुल 10 जोड़े गए थे, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। तो लागू करने का मतलब क्या है कि न्यायपालिका का कोई रोल नहीं है, नहीं भी करोगे तो भी सजा का प्रावधान नहीं है, ऐसी बात है। नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। अब क्या क्या मौलिक कर्तव्य जो मुख्य वो यहाँ पे बताए गए, मैंने आपको सारे बता दिए कि अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। सभी मैंने आपको बताया। देखिए, मैं आपको एज एक बड़े भाई की तरह मैं आपको एक चीज कहता हूँ, आप जितना इस किताब को पढ़ेंगे ना, आप खोते ही जाएंगे, खूब गहराई में जाएंगे, बहुत और मजा भी आएगा। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी विनम्र आपसे निवेदन है, आप 3 चीजों की है ना लिस्ट निकाल लो और वो लिस्ट आप अपने कमरे में लगा लो। सुबह शाम जब आपको समय मिले आप उनको याद करो। पहला तो क्या है? भारत की प्रस्तावना, प्रियम्बल। अगर आप दोनों भाषा में याद कर सकते हो, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और अगर इंग्लिश में नहीं कर सकते तो आप हिंदी में याद कर लीजिए। प्रस्तावना को बिल्कुल जैसे आपको राष्ट्रगान ये याद होते हैं, उसी प्रकार से आपको पूरी प्रस्तावना भी याद होनी चाहिए। ओके, प्रस्तावना। उसके बाद जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े, उन मौलिक अधिकारों में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कराया था ना, तो बस वो रिवीजन वाला आप निकाल लीजिए। या आप किसी एक ई मित्र की शॉप पे जाइए, आपकी किताब में वो पेज दे रखा है, उसको बोलो भैया ये पेज का प्रिंट निकाल दो, बढ़िया कलर प्रिंट निकाल दो, ओके। और उस पर बढ़िया से एक लेमिनेशन करवा लो, एक प्रस्तावना का प्रिंट निकलवा लो, उस पर बढ़िया से एक लेमिनेशन करवा लो। और जब अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे मौलिक कर्तव्य, तो उसका भी आपके पास क्या आ जाएगा? एक बेहतरीन सा प्रिंट आ जाएगा, कलर प्रिंट निकलवाओ, बढ़िया उसको लेमिनेशन, इन तीनों को एक में लेमिनेशन करवाओ और अपने कमरे की दीवार पर लगा लो। सबसे बेहतरीन, जो सबसे मुख्यतः बातें हैं ना, जो आपसे लोग पूछेंगे, अच्छा बता हमारे अधिकार क्या है, प्रस्तावना आती है, बहुत आप सच में खुद को एक गजब की पर्सनैलिटी समझने लग जाओगे, ओके। और बाकी इनकी डिटेल तो अपन लोग यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। बाकी तो जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे आपको बहुत कुछ ही सीखने को मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसमें आपको भारत की पूरी चुनाव प्रणाली समझ में आ जाएगी, पूरा इलेक्शन सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको मौलिक कर्तव्य निभाओगे तो ही मौलिक अधिकार मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्य अपनी जगह और मौलिक अधिकार अपनी जगह, दोनों। ऐसा नहीं है कि एक करोगे तभी दूसरा मिलेगा या ये करोगे तो ही वो मिलेगा, ऐसा नहीं। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। तो कोई भी ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि जिससे हमारे मौलिक अधिकार कम हो जाए, ओके। तो आज हमारा ये लेक्चर और हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज ये भी बताइएगा कि जो मैंने आपको 3 लिस्टें बताई हैं, प्रस्तावना की, मौलिक अधिकारों की और कर्तव्यों की, वो आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। लगाइए और अपनी तैयारियों को मैं मेहनत करते रहिए, बस जी जान लगा करके तैयारी करते रहिए बच्चों, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और आपको कैसे लग रहे हैं राजनीति विज्ञान के जो लेक्चर्स है वो आप जरूर बताएं। और कोई आपका सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में रखें, कोई समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में रखें। और मजा आ रहा है तो वो भी बताया कि सर हमें बहुत मजा आ रहा है, राजनीति विज्ञान को जितना पढ़ते हैं आपसे मजा ही आ जाता है, ओके। और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।